नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल पे। रोज की तरह हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जैसा कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई सही दिशा में चल रही होगी। तो आपको इसी क्रम में मोटिवेट करने के लिए हम लाए आज का बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल कोट जो कहता है कि द माइंड इज नॉट अ वेसल टू बी फिल्ड बट अ फायर टू बी इग्नाइटेड। बहुत सही बात कही है। जो दिमाग है उसमें क्या करना है कि हम चीजों को बस भरते मत रहना है। जो हम भर रहे हैं ना, उससे हमें आग लगानी है। आग लगाने का मतलब है कि हमें उससे कुछ अच्छा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि जो हमारा जो काम है वो अच्छा हो जाए, आसान में हो जाए और जो लोगों की भी हम भलाई कर पाएँ। अपने आस-पास के लोगों को हम अपने ज्ञान के प्रकाश से इग्नाइट कर पाएँ। तो इसका कहने का यहाँ पे ये अर्थ है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स के सेशन को विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन राइट ऑन योर स्क्रीन। ये क्वेश्चन कहता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 इन विच सिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी दिल्ली, सी बेंगलुरु या डी मुंबई। जान लेंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु। जी हाँ, तो बेंगलुरु में क्या हुआ है, सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है और इसका इनोग्रेशन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं किया है। तो इसके बारे में अगर जानते हैं तो ये कॉन्फ्रेंस किसके रिगार्डिंग था। तो इस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद ये था जो भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें हैं और जो आईटी सेक्टर इसमें जो है वो अच्छा इम्प्रूवमेंट हो। जो कि हमारे यहाँ की जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीजें बनती है वो क्या बनती है, मतलब जो सिलिकॉन की जो चीजें बनती है वो बनती है नहीं एक्चुअली। ज्यादातर चीजें हमें क्या करनी पड़ती है, हमें वो इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस भी बिगड़ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ चीजें बहुत बनती है बट जो रॉ मटेरियल्स होता है अधिकतर क्या होता है, इम्पोर्ट हो जाता है दूसरे देशों से। तो इसी के लिए जो है कि हमें जो रॉ मटेरियल्स है, जो हमें सिलिकॉन की चिप्स होती हैं, वो सब भी चीजें हमें भारत में बनानी चाहिए। ओके, तो बस एक ये इस तरह का विजन है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसे बढ़ावा मिले। इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स की, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की जो रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिल करने के लिए हमें बाहर की देशों की सहायता ना लेनी पड़े, हमें खुद इन चीजों को बनाने के लिए आत्मनिर्भर बन पाए। तो इस तरह का इसका विजन है। तो ये जो सम्मेलन हुआ इसमें कई सारे यूनियन मिनिस्टर शामिल थे। ठीक है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो भारत में है उसके बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, जो लीडर कहने का मतलब है कि बड़े बड़े उद्योगपति जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के क्षेत्र में उद्योग कर रहे हैं वो इसमें शामिल थे। ठीक है, अच्छे अच्छे एकेडमिशियन शामिल थे, डिप्लोमेट शामिल थे। तो इस तरह के लिए एक समिट हुआ था सेमकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका विजन काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा है। इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 2 ये कहता है कि विच कंपनी हैज डन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड सीडैक टू हेल्प इंडिया चिपसेट स्टार्टअप्स। भारतीय चिपसेट स्टार्टअप्स की मदद के लिए किस कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीडैक के साथ पार्टनरशिप की है? ऑप्शन है ए क्वालकॉम, बी सैमसंग, सी डेल या डी हेवल्ट पैकर्ड। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्वालकॉम। क्वालकॉम इंडिया कंपनी के साथ जो है वो ये डील की गई है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और सीडैक। सीडैक का संस्थान जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और भारत सरकार का उपक्रम है। तो सीडैक, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन और क्वालकॉम इंडिया, इन दोनों ने मिलकर एक टाइप किया है। और टाइप के तहत करना क्या है? करना यह है कि जो क्वालकॉम है वो एक ग्रुप कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगी, कुछ जो स्टार्टअप्स सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस से रिलेटेड स्टार्टअप्स हैं, ऐसे 10 स्टार्टअप्स को शॉर्टलिस्ट करेगी और उन्हें ट्रेन करेगी। तो इससे क्या होगा, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ावा मिलेगा। तो जो विजन पिछले सवाल में भी था इसमें भी मोटा मोटी विजन वही है कि भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, उनके प्रोडक्शन को बढ़ाना है। ओके, तो ये बेसिकली मेंटरशिप प्रोग्राम है 2022 में शुरू होने वाला है और इसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी प्रोसेस होगी वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, क्वालकॉम इंडिया की जो सीईओ है वो कौन है? राजेन वागड़िया। क्या ध्यान रहे, क्वालकॉम इंडिया के सीईओ है, क्वालकॉम के नहीं। ओके, तो क्वालकॉम इंडिया के साथ ही बेसिकली ये टाई अप हुआ है। ओके, तो इसमें सीडैक का रोल क्या रहेगा ये भी जानना जरूरी है। सीडैक में क्या करेगा कि जो सीडैक होते हैं उसके साथ बहुत सारे पार्टनर्स जुड़े होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में काम करते हैं। तो ये इन चीजों को जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो स्टार्टअप्स हैं उनको ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा क्वालकॉम इंडिया की। ओके, तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की जो प्रोडक्शन अगर हमारे देश में बढ़ने लगेगी तो इससे क्या होगा, जीडीपी को भी अच्छा इंप्रूव मिलेगा और जो आत्मनिर्भरता एक तरह की आ जाएगी वो काफी अच्छी रहेगी। हमें जो बाहरी देशों पर जो डिपेंड होना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों के लिए वो कम हो जाएगी। ओके,
तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 3 ये कहता है कि एट विच प्लेस 3 डे हेल्थ समिट होस्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी हेल्ड इन मई 2022। मई 2022 में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय स्वास्थ्य सम्मेलन किस स्थल पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वडोदरा, बी केवड़िया, सी भुज या डी जामनगर। सही उत्तर जानेंगे ऑप्शन नंबर बी केवड़िया। जी हाँ, और केवड़िया एक और चीज के लिए फेमस है, आपको पता हो केवड़िया में क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है, बहुत बड़ी सी और लार्जेस्ट जो सबसे ऊंची प्रतिमा जो है विश्व की वो है। तो वो जगह जो केवड़िया में, गुजरात में। तो ये चारों शहर भी गुजरात में है। और केवड़िया में क्या हो रहा है? आयोजित किया जा रहा है 3 दिवसीय स्वास्थ्य सम्मेलन, 3 डे हेल्थ समिट। इसमें क्या डिस्कस होगा? तो इसमें जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया जी, वो इसको चेयर करेंगे, हेड करेंगे और 5 से 7 मई तक ये चलेगा। इसमें डिस्कशन बेसिकली ये होगा कि कोविड की जो सिचुएशन है भारत में जो अभी हुई थी और इसे हमने किस तरह से लड़ी कोविड की। सब राज्यों जो है उन्होंने अपने तरफ से क्या इनपुट दिया कि ताकि कोविड की जो महामारी है और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है उसको कम किया जा सके। ओके, तो इसके तहत जो मीटिंग है ये बुलाई गई है ताकि जो इंफॉर्मेशन है उसकी शेयरिंग भी सही से हो सके। मतलब किसी फलाने राज्य ने कुछ ऐसा इनिशिएटिव लिया हो जो बाकी राज्य फॉलो करेंगे तो वो उनके लिए भी वो अच्छा रहेगा। तो इन चीजों के लिए इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया है। ओके, इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 4 कहता है कि इन विच सिटी जेन स्टोर लॉन्च्ड इट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड प्रोटेोमिक्स। किस शहर में जेन स्टोर ने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और प्रोटेोमिक्स के लिए अपना उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, सी नोएडा या डी गुरुग्राम। यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गुरुग्राम। तो ये जेन स्टोर एक कंपनी है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, मेडिकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो उसने क्या किया है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड प्रोटेोमिक्स को लेकर जो है उसने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को खोला है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी बीमारी होती है और जो बैक्टीरिया उसके होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं मॉलिक्यूलर। तो वो मॉलिक्यूल्स लेवल पर किस तरह से हिट करते हैं, किस तरह से मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करते हैं, वो डीएनए आर में चेंजेस करते हैं ताकि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके अंदर काफी सारे डिजीजेस आने लगते हैं। तो बेसिकली इसी पर रिसर्च करने के लिए इस जो है स्टेट ऑफ आर्ट कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड प्रोटेोमिक्स सेंटर खोला गया है गुरुग्राम में। ओके, ताकि जो इन चीजों पर अच्छी रिसर्च हो सके, इन चीजों के लिए अच्छी दवाइयाँ बन सके और वैक्सीनेशन के लिए भी काम हो सके। ठीक है, इसका मेन काम इस तरह का ही होता है। तो इसके यहाँ पे जो पर्टिकुलर यहाँ पे फोकस क्या है? ये फोकस यहाँ पे आरटीपीसीआर किट्स को बनाना। आरटीपीसीआर किट्स, इसका नाम हमने कई बार सुना है पिछले 2 सालों में। ये एक फिजिकली टेस्ट प्रोसेस होता है जिसके तहत जो है कोविड की जो वायरस है उसे डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो आरटीपीसीआर किट बेसिकली इसमें बनाने का काम किया जाएगा ताकि जो अच्छी तरह से इस किट को बनाया जा सके, इसकी एक्यूरेसी अच्छी रह सके। एक्यूरेसी अच्छी कब रहेगी? जब हमारी रिसर्च है, बेसिक लेवल का जो रिसर्च है वो बेहतरीन हो सकेगा। तो इसी काम के लिए इस सेंटर को खोला गया है गुरुग्राम में। ओके, तो कई सारी बीमारियां होती हैं, ट्यूबरकुलोसिस, एचआईवी, डेंगू, हेपेटाइटिस सी, जापानीज इन्फेस्टिटिस वायरस और इन तरह की जो बीमारियां होती हैं इनमें सुधार किया जा सके। ओके, तो ऐसे किट बनाएंगे, ऐसे हम चीजें बनाएंगे जिससे क्या होगा कि जो इस क्षेत्र में मेडिकल जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बेहतर कर पाएंगे और जो अधिक से अधिक जो जाने जाती हैं इन चीजों से उन्हें हम कम कर पाएंगे। ओके, तो जेन स्टोर एक कंपनी है, इसके फाउंडर कौन है? अनुभव अनुषा। ओके, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 5 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है कि which airline has announced to launch world's longest non-stop passenger flight in 2025? किस एयरलाइंस ने 2025 में दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप यात्री उड़ान शुरू करने की घोषणा की है? और ऑप्शन है क्वांटस, बी फ्लाई एमिरेट्स, सी क्वार्टर एयरवेज या डी एयर एशिया। जान लेते पहले सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए क्वांटस। क्वांटस कहाँ की कंपनी है? ये है कंपनी ऑस्ट्रेलिया की। तो क्वांटस ने अनाउंस किया है कि वो जो है वर्ल्ड की सबसे लंबी नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट बनाएंगे। ठीक है, मतलब अक्सर जो फ्लाइट्स क्या होती है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर जा रही है, बहुत दूर है, मतलब कह सकते हो बाहर से अमेरिका ही जा रही है, न्यूयॉर्क वगैरह जा रही है, तो क्या होता है कि लगातार ये फ्लाइट्स नहीं जा पाती हैं। ठीक है, लगातार जाएंगे तो कई तरह फंक्शनल जो है चीज़ें वो खराब हो जाएंगी। और ये काफ़ी लंबी दूरी की फ्लाइट होती है, इंडिया से न्यूयॉर्क जाना मतलब लगभग आप समझ लो 20-22-24 घंटे भी लग जाते हैं। तो अगर जाना होता है इस फ्लाइट को तो ये क्या करती है, ये बीच में कहीं भी स्टॉप हो जाता है। सपोज करो लंदन में स्टॉप हो गया और फिर जाके ये अमेरिका की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ऐसे फ्लाइट नॉन स्टॉप नहीं हो सकते, बट पॉसिबल होती नहीं है। तो इस क्वांटास ने अनाउंस किया कि वो सबसे लंबी नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट बनाएगी। जैसे कि एक कमर्शियल फ्लाइट की बात की जा रही है सिडनी से लंदन के लिए। ठीक है, जो कि उसमें टाइम भी हो सकता है कम लगेगा, 19 घंटे में सिडनी से लंदन
पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये कब तक लॉन्च करने का इनका प्लान है? 2025 के एंड तक लॉन्च करने का इनका ये प्लान है। इसके लिए उन्होंने 12 एयरबस यानी कि एक तरह का एयरक्राफ्ट होता है वो भी उन्होंने परचेज किया है, और इस प्रोजेक्ट का नाम उन्होंने रखा है प्रोजेक्ट सनराइज। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है। क्वांटस जो एयरलाइंस है उनके द्वारा शुरू किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट सनराइज, और का पर्पस क्या है? लॉन्गेस्ट जो फ्लाइट है वो बनाना जो कि बिना रुके वो जा सके। तो यहाँ पे के लिए जो फ्लाइट है उन्होंने क्या कौन सा यूज किया है? सिडनी से लंदन का। ओके, सिडनी से लंदन काफी दूर पड़ जाता है एक्चुअली, और ये 19 घंटे की फ्लाइट होगी। ओके, इसका ट्रायल भी किया गया था सन 2019 में, और 19 घंटे से थोड़ा सा टाइम लगा था। तो उन्होंने काम किया इस टाइम को भी थोड़ा सा रिड्यूस किया जा सके। ओके, इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 6 ये कहता है कि फर्स्ट इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विद व्हिच IIM इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी पर अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन किस IIM के सहयोग से आयोजित किया गया था? ऑप्शन है IIM इन लखनऊ, बी IIM बेंगलुरु, सी IIM कलकत्ता, या डी IIM अहमदाबाद। सही उत्तर जानेंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी IIM अहमदाबाद। ओके, तो IIM अहमदाबाद और जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है इन्होंने मिलकर एक जो है ऑर्गेनाइज किया था एक सम्मेलन, जिसका मकसद ये था कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के बारे में लोगों को बताया जा सके। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग कॉर्पोरेट अफेयर्स की कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड जिसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, इसकी जर्नी कैसी रही है, इसके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, और इसने किस तरह से जो है इंसॉल्वेंसी को कम करने पर जोड़ दिया है। इंसॉल्वेंसी बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ये एक तरह का बैंक्रप्सी का केस होता है, जैसे कि कोई दिवालिया हो गया। दिवालिया हो गया टर्म आपने सुना होगा, काफी कॉमनली यूज्ड है कि किसी के पास पैसे नहीं है। तो किसी कंपनी के पास पैसे नहीं है तो दिवालिया हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है? उसके ऑपरेशंस वो ठप हो जाते हैं, और अक्सर आपने ऐसा भी देखा होगा जो दिवालिया कंपनी होती है उसके मालिक देश छोड़ के भाग जाते हैं। तो इन चीजों से निपटने के लिए, इन केसेस को कम करने के लिए इस बोर्ड को बनाया गया है। ओके, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2016 में हुआ था। और अब जो भी इससे रिलेटेड जो लॉज होते हैं या जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो इसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रोसेस किए जाते हैं। ओके, किसके थ्रू? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के थ्रू। इसके चेयरपर्सन कौन है? श्री रवि मित्तल। ठीक है, तो IIM अहमदाबाद के साथ हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, और ये पहला इस तरह का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो ये इन्फॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा से याद रखिए कि पहला इंटरनेशनल इस तरह का कॉन्फ्रेंस है, और कहाँ हुआ है? IIM अहमदाबाद के सहयोग से हुआ है। IIM अहमदाबाद के सहयोग से हुआ है। ओके, तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 7 ये कहता है कि recently which country made law that brand images and logos must be removed from packages of all tobacco products? हाल ही में किस देश ने कानून बनाया कि सभी तंबाकू उत्पादों के पैकेज से ब्रांड इमेज और लोगो को हटा दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है ए फिनलैंड, बी नॉर्वे, सी स्वीडन, या डी डेनमार्क। तो जाने के पहले सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड में क्या होता है कि फिनलैंड में जो एक नया कानून पास हुआ है, कानून के तहत क्या किया गया कि जो तंबाकू के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो ब्रांड होती है उसको नहीं दिखाया जाएगा, उसके ब्रांड के लोगों को नहीं दिखाया जाएगा। कहने का मतलब कि फलाना ब्रांड की अगर कोई तंबाकू प्रोडक्ट या सिगरेट इस तरह की चीजें यूज करना चाहता है तो उसको उस ब्रांड की थ्रू वो चीज दिखाई नहीं देगी, और उसकी जो शोकेसेस है वो लगे नहीं होंगे। मतलब कि किसी को तंबाकू प्रोडक्ट चाहिए होगा और दुकान पर जाएगा तो उसको सामने तो दिखेगा नहीं, और अगर वो ब्रांड चाहिए तो पता नहीं चले कौन से ब्रांड का उसने प्रोडक्ट जो है वो लिया है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट तो उसका नाम या लोगो इस तरह कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी रहेगी, बस वो ब्रांड मतलब वो तंबाकू प्रोडक्ट है बस वो इतना पता चलेगा। ठीक है, ये चीज हुआ है कहाँ पे? फिनलैंड में। तो इसमें हटाने की बात की गई है, और ये हर तरह के प्रोडक्ट पर लागू है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स जो होते हैं उन पर भी ये लागू है। ओके, तो फिनलैंड में हुआ। फिनलैंड कहाँ है? बेसिकली यूरोप में, यहाँ पे देख रहे हैं रसिया के पास है, मतलब यूरोप के ऊपरी हिस्से में है फिनलैंड, और यहाँ पे इस तरह का जो नियम है वो पास हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। हर देश में क्या है, टोबैको के प्रोडक्ट्स जो कुछ कंजप्शन होते हैं उसको कम करने पर जोर देना चाहिए, हर सरकार को देना चाहिए। ओके, कि तंबाकू जो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, और इससे जो मौत के जो आंकड़े हैं वो बहुत मतलब आपको क्या बोले बहुत ही खतरनाक आंकड़े होते हैं। ठीक है, तो फिनलैंड में ये कानून पास हुआ, और फिनलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है हेल्सिंकी। ओके,
तो इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 8 ये कहता है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूना डे सेलिब्रेटेड ऑन 2 मई 2022। 2 मई 2022 को मनाया जाने वाला विश्व टूना दिवस का विषय क्या है? ऑप्शन ए द ग्लोबल टूना इंडस्ट्री ट्रेवलाइजिंग थ्रू टफ टाइम्स, बी आवर टूना आवर हेरिटेज, सी प्रोडक्ट टूना प्रोडक्ट सी, या डी आवर टूना आवर सी। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी आवर टूना आवर हेरिटेज। ठीक है, और ये पहला ऑप्शन देख रहा है ग्लोबल टूना इंडस्ट्री ट्रेवलाइजिंग थ्रू टफ टाइम्स, ये 2021 का थीम था। ठीक है, इस साल का थीम क्या है? आवर टूना आवर हेरिटेज। तो वर्ल्ड टूना डे ये मनाया जाता है कब? 2 मई 2022 को। ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो स्टैटिक जीके के लिए बेसिकली। तो टूना क्या है? एक तरह का फिश है और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, और इसी के लिए जो है इसकी जो कंजप्शन है वो काफी अधिक होती है। अब बात यह है कि प्रकृति है उससे हमें तो उतना ही लेना चाहिए जितनी की हमें हमारी आवश्यकता है। ठीक है, अगर हम उससे अधिक चीजें लेने लगे प्रकृति से तो क्या होगा? बैलेंस बिगड़ जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात नहीं रहेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब वो चीज की जो हमारे पास संसाधन है उसे हमें अपने अगले जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। तो अगर हम बेतहाशा कुछ भी अगर वो अच्छा लग ही रहा है उसे हम अब जरूरत से ज्यादा खाने लगे तो इससे क्या होगा? एक तो हमारा सेहत पर असर पड़ेगा, दूसरा वो चीज जो है वो एक्सटेंड करने लग जाएगी। तो ऐसी चीजों से हमें बचना है कि जितनी जरूरत हो हमें प्रकृति से उतनी ही लेनी चाहिए। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसे आप जिंदगी में हमेशा फॉलो करने की कोशिश करें। ओके, तो वापस आते हैं सवाल पे। तो टूना फिश जो है वो बहुत ही पॉपुलर है और प्रोटीन के लिए जाना जाता है। इसमें ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन इस तरह के काफी अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली बात है इतना कुछ जो न्यूट्रिशियस फूड है उसकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, इसलिए टूना फिश की भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसकी ओवर फिशिंग होने लगी है, ओवर फिशिंग मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में, जरूरत से अधिक मात्रा में जो इस मछली की जो है वो फिशिंग होने लगी, और इससे क्या हो गया कि इनकी संख्या कम होने लग गई। ठीक है, तो किसी भी जीव, अगर आप किसी भी जीव की बात करें उसकी संख्या कम होगी तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो काफी हद तक बिगड़ जाएगा। तो हमें इन चीजों से बचना है। ठीक है, तो यही इसी चीजों के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। मतलब टूना फिश को कंजर्व करना, इसको प्रिजर्व करना और इसकी सस्टेनेबल यूज पर फोकस करना, मेन काम इसका यही रहता है। ठीक है, कब से शुरू हुआ? ये 2017 से टूना डे को मनाया जा रहा है। ओके, आवर हेरिटेज इस वर्ष का यानी कि 2022 का थीम। ओके, तो इसी के साथ बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 9 ये कहता है कि हु रिसीव्ड कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल्स डिस्टिंग्विश्ड अलुमनी अवार्ड। कोलंबिया पत्रकारिता स्कूल का विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार किसे मिला है? मतलब अलुमनी अवार्ड मतलब पिछले छात्रों में से और जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है उस यूनिवर्सिटी के, तो उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ए मालिनी पार्थसारथी, बी जॉर्ज वर्गीस, सी सुकुमार रंगनाथन, या डी अरुण पुरी। जान लेते हैं सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मालिनी पार्थसारथी। मालिनी पार्थसारथी कौन है? ये द हिंदू ग्रुप की चीफ है। ओके, मतलब जो हिंदू जो पेपर आता है, जो एस्पिरेंट्स हैं आप लोग वो हिंदू पेपर की इंपॉर्टेंस समझते होंगे। इसके जो एडिटोरियल्स होते हैं या जो वर्ड्स पूछे जाते हैं इंग्लिश में के में इसमें इसी न्यूज़पेपर से अधिकतर पूछे जाते हैं। तो हिंदू तो सबको पता ही होगा। तो इसी हिंदू की जो वो हेड है वो मालिनी पार्थसारथी है और उन्हें अवार्ड दिया गया है। कौन सा? कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल्स के डिस्टिंग्विश्ड अलुमनी अवार्ड दिया गया है। ओके, अगर बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जॉर्ज वर्गीस ये कौन है? ये इंडियन एक्सप्रेस के संपादक हैं और चीफ हैं। और सुकुमार रंगनाथन ये किसके हैं? ये आप बताएं कमेंट सेक्शन में। अरुण पुरी किसके हैं? ये इंडिया टुडे के हैं। ठीक है, आप बताएं कमेंट सेक्शन में सुकुमार रंगनाथन है किस न्यूज एजेंसी या न्यूज़पेपर के संस्थापक या चीफ एडिटर। ओके, तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, इसके बारे में जानेंगे कि ये जो हिंदू ग्रुप की चेयरपर्सन है मालिनी पार्थसारथी, इन्हें ये अवार्ड किन्होंने दिया है? इन्होंने अवार्ड दिया है स्टीव कॉल ने, जो कि डीन है कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल की। बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस स्कूल है जर्नलिज्म का, और यहीं से पढ़ी हुई थी मालिनी पार्थसारथी, और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो 6 अलुमनाई चूज किया गया था 2022 के इस अवार्ड के लिए, इनमें से एक ये भी थी, और इनके नामों की घोषणा हो गई थी दिसंबर 2021 में। ओके, तो इसी के साथ बढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 10 ये कहता है कि इंडियन आर्मी रेड सिल्ट डिवीजन साइंस MOU फॉर मणिपुर सुपर 50 रेड सिल्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। भारतीय सेना के रेड सिल्ट डिवीजन ने मणिपुर सुपर 30 के लिए समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए। रेड सिल्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस मणिपुर के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है ए चंदेल, बी इम्फाल ईस्ट, सी बिशनपुर, या डी इम्फाल वेस्ट। तो पहले जानने का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बिशनपुर। तो बिशनपुर में क्या किया जाएगा? रेड सिल्ट सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस को खोला जाएगा। ओके,
तो बेसिकली रेड सिल्ट डिवीजन एक तरह का डिवीजन, इसको 57 माउंटेन डिवीजन भी कहा जाता है, और ये इम्फाल में लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो इन्होंने एक क्या कहते हैं एमओयू साइन किया किसके साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेडरेशन के साथ और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। तो इसके तहत क्या होगा कि 50 स्टूडेंट को सिलेक्ट करके उन्हें ट्रेन किया जाएगा। तो इसको अटेंड किया था किसने, जीओसी, जो रेड सिल्ट डिवीजन के जीओसी हैं, उन्होंने अटेम्प्ट किया था, ठीक है। डीजीपी ने अटेम्प्ट किया था, और मणिपुर गवर्नर ला गानेसेन ने भी इसे अटेंड किया था इस फंक्शन को, ओके। तो रेड सिल्ट डिवीजन एक बहुत ही पॉपुलर डिवीजन है, 57 माउंटेन डिवीजन, और ये जो डिवीजन होते हैं वो माउंटेन्स पे जो वारफेयर होते हैं उसके लिए भी ये काफी जानी जाती है, ओके। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने विचारों को लेकर कमेंट में आप किस तरह के वीडियोस चाहिए और किस तरह के इंप्रूवमेंट्स भी आप सजेस्ट कर सकते हैं, ओके। तो और सरकारी परीक्षा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे, या जो भी इंपॉर्टेंट इस तरह के जो एग्जाम्स हमारे होते हैं उसकी रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो इसको जरूर सब्सक्राइब रखें और अपडेटेड रहें, ठीक है। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लाइक फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, और यहाँ पे आपको मिलेंगे ढेरों मजेदार कंटेंट्स। तो फॉलो करते रहें और पढ़ाई करते रहें सरकारी परीक्षा के साथ। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।